जानिए कैसे कि इंसान की गिरफ्तारी से, सिर्फ एक इंसान की गिरफ्तारी से हमारा देश 20 साल पीछे चला गया। जो सैलरी इन्हें नासा 1 महीने में देती, वही सैलरी कमाने के लिए इसरो में इन्हें 5 साल काम करना पड़ा। फिर भी इन्होंने नासा को ठुकरा के इसरो को ज्वाइन किया। उसी इंसान को कुछ रुपए के लालच में पाकिस्तान को रॉकेट्स डिजाइन बेचने के इल्जाम में देशद्रोही बताकर जेल में डाल दिया। Many years ago, in the battle between the I faction and A faction, the career of a patriotic scientist, Nambi Narayan, was destroyed. आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो साइंटिस्ट नारायण नंबी की है। हो सकता है आप में से बहुतों को इसके बारे में पता हो और बहुतों को इसके बारे में ना पता हो, बट आज इस वीडियो में हम एक एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कैसे ये साजिश रची गई और इसके पीछे किस किस का हाथ था। और अभी कोर्ट ने दिसंबर में ऐसा क्या फैसला सुनाया है कि जो इस साजिश के पीछे तो उनकी नींद उड़ी पड़ी है। सबके बारे में बात होगी इस वीडियो में, तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। नारायण नंबी ने अपनी इंजीनियरिंग के बाद ही नासा की एक फेलो स्कॉलरशिप क्रैक की थी, जिस कारण से उन्हें अपना एमटेक प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से करने का ऑप्शन मिला, जो वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज में से एक है। उन्होंने प्रोफेसर ल्यूगी क्रोपो, जिनका रॉकेट्स इंजन बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनके अंदर इन्होंने केमिकल रॉकेट्स प्रोपल्सन रिकॉर्ड 10 महीने में खत्म कर दी, जो ब्रिलियंट से ब्रिलियंट लोग सालों साल में नहीं कर पाए। एंड डिस्पाइट बीइंग ए जॉब ऑफर्ड एट नासा, नंबी सर केम टू इंडिया। जब भारत में रॉकेट सॉलिड प्रोपेलेंट्स में डिपेंडेंट थी, तभी इन्होंने 1970 में लिक्विड फील्ड रॉकेट्स टेक्नोलॉजी इंडिया में इंट्रोड्यूस करा। एज ए जनरल नॉलेज, लिक्विड फील्ड टेक्नोलॉजी सॉलिड प्रोपेलेंट्स टेक्नोलॉजी से काफी ज्यादा एडवांस है। नंबी सर हमारे चहेते द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के भी बहुत अच्छे दोस्त थे। और लिक्विड फील्ड टेक्नोलॉजी में अच्छे रिजल्ट्स मिलने के बाद इसरो ने नंबी सर को अपनी टीम के साथ इसमें काम करने के लिए फ्रांस भेजा और 4 साल बाद इन्होंने फ्रांस की वाइकिंग इंजन से इंस्पायर होके उसकी बस 1/4 कोस्ट में अपनी टीम और फ्रांस की स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर विकास इंजन बनाया। तब तक इसरो सिर्फ 600 केजी रॉकेट्स इंजन में काम कर रहा था, बट विकास इंजन के बन जाने के बाद ये कैपेसिटी 60 टन पे पहुंच गई और अभी तक विकास इंजन 50 से भी ज्यादा बार स्पेस में भेजा जा चुका है विद ओनली 2 फेलियर्स। 2014 में भारत ने जो मंगलयान स्पेस में भेजा था, उस रॉकेट में भी विकास इंजन ही यूज में, और आने वाले गगनयान मिशन में भी विकास इंजन ही यूज होने वाला है। खैर ये तो बस शुरुआत रही, इसके बाद भी नंबी सर ने भारत के लिए बहुत से अनबिलीवेबल काम किए। हवा का रुख मुड़ना नंबी सर के लिए तब शुरू हुआ जब 1990 में इसरो ने रसिया के साथ 235 करोड़ में एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करने के लिए रसिया को 2 क्रायोजेनिक फ्यूल बेस्ड इंजन भारत को ट्रांसफर करने थे। यही डील अमेरिका 950 करोड़ और फ्रांस 650 करोड़ में इंडिया को दे रहा था। और जब भारत ने उन दोनों को ठुकरा कर रसिया से ये डील मात्र 235 करोड़ में कर ली, तो ये बात अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं है। सो उस समय अमेरिका रसिया को सैंक्शंस का डर लगाकर ये डील कैंसिल करने के लिए प्रेशराइज करता है। उस समय तो रसिया ने ये डील कैंसिल कर, बट उस समय रसिया को भी पैसों की सख्त जरूरत थी। तो थोड़े समय बाद 1994 में रसिया ने भारत के साथ एक और डील साइन किया $9 मिलियन में। इसमें क्रायोजेनिक इंजन को 4 हिस्सों में भारत लाना था, जिसमें से 3 हिस्से तो अक्टूबर 1994 तक भारत आ चुके रहते हैं और चौथा हिस्सा दिसंबर में आने वाला था। और 20 अक्टूबर 1994 को इसरो PS-11 इंजन टेस्ट करता है और आगे कमर्शियल सैटेलाइट प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने के लिए रेडी हो जाता है। 1994 समझ रहे हो, अगर नंबी सर उस समय इस प्रोजेक्ट में कामयाब हो जाते तो आज भारत का स्पेस प्रोग्राम किस लेवल पे होता है। चलो ख्याली पुलाव बाद में पकाना, अभी फैक्ट्स पे बात करते हैं। और इंडिया की इसी रफ्तार को देख पूरी दुनिया सोच में पड़ जाती है, खास करके यूएसए। और तभी आगे चलकर इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और 20 अक्टूबर को केरल पुलिस 2 मालदीवियन महिला को वीजा एक्सपायर होने के बाद भी भारत में रुकने के लिए अरेस्ट करती है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो जो इस केस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रहते हैं, वो पहले इन दोनों महिलाओं से सेक्स की डिमांड करते हैं, और जब उन दोनों महिलाओं ने इनके इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया तो ऑफिसर ने गुस्से में आकर इन्हें अरेस्ट कर लिया। और उनसे इंटरोगेशन के टाइम राशिदा के बैग से एक डायरी मिलती है जिसमें शशि कुमारन का नंबर रहता है। शशि कुमारन डॉक्टर नंबी नारायण के साथ ही क्रायोजेनिक इंजन में काम कर रहे होते हैं। और इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इंस्पेक्टर विजयन शशि कुमारन को क्वेश्चनिंग के लिए थाने बुलाते हैं और यहाँ से होती है कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार केरल में उस समय 2 नेताओं की राइवलरीज ने इस केस की आग में घी डालने का काम किया। एक थे केरल के सीएम करुणा कुमारन और दूसरे थे फॉर्मर सीएम AK एंटोनी। करुणाकरण इमरजेंसी से पहले केरल के सीएम थे, बट इमरजेंसी के बाद उनकी सत्ता में थोड़ी उथल पुथल हुई,
और AK एंटोनी सीएम बने। बट इस बार जब दोबारा इलेक्शंस हुए तो करुणाकरण फिर से सीएम बन गए। फिर दूसरी बार भी करुणाकरण सीएम बने और तीसरी बार भी करुणाकरण सीएम बने। पब्लिक की नज़र में तो सब नॉर्मल था, बट सीएम की कुर्सी तो सीएम की कुर्सी है भाई। अब सीन में आती है आईबी, और आईबी और पुलिस मिलकर इन दोनों महिला को खूब टॉर्चर करती है और इन्हें यह कन्फेस करने के लिए कहती है कि ये दोनों मिलकर इसरो के कुछ सीक्रेट्स डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान को बेच रही है और इन्हें बेचने में इसरो के कुछ साइंटिस्ट इनकी मदद कर रहे हैं। इनके अरेस्ट के बाद इस केस ने एक सॉलिड ट्विस्ट देखा। पुलिस एक रिनोन्ड साइंटिस्ट शशि कुमारन को भी अरेस्ट करती है और साथ ही साथ 2-3 लोगों को अरेस्ट करती है और फिर से वही साइकिल रिपीट होता है। इनके अरेस्ट के 10-12 दिनों के बाद नारायण नंबी सर को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और इन्हें भी खूब टॉर्चर कराया गया है। इन्हें दिनों दिनों तक बैठने नहीं दिया जाता था, खाना नहीं दिया जाता था, यहाँ तक कि पानी पीने के लिए भी टाइम टू टाइम नहीं दिया जाता था और इन्हें लगातार टॉर्चर करते गए। कोर्ट ट्रायल होने से पहले मीडिया ट्रायल में ये एक एंटी नेशनल घोषित हो चुके थे। लोग इनके पुतले जला रहे थे, मतलब भयंकर बॉयकॉट चल रहा था इनका। इन्हें लगातार प्रेशराइज किया गया कि ये एक्सेप्ट कर लें कि इन्होंने क्रायोजेनिक इंजन रिलेटेड ड्राइंग्स और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान को बेचे हैं। बट आखिर तक इन्होंने कुछ नहीं माना और बस यही कहते रहे कि इन्होंने किसी को कुछ नहीं बेचा है और कोई बस ड्राइंग्स और कुछ डॉक्यूमेंट्स से कैसे ही क्रायोजेनिक इंजन बना लेगा। एक इंटरव्यू में नंबी सर यह बतलाते हैं कि जिस आईबी ऑफिसर ने उन्हें गिरफ्तार किया वह कुछ समय पहले इसरो के एक पोस्ट के लिए अपने भतीजे के रेफरेंस के कारण उनसे मिलने के लिए आते हैं, बट सिलेक्शन फेयर थी तो उनके भतीजे का सिलेक्शन उसमें हुआ नहीं, जिस कारण से वो आईबी ऑफिसर उन्हें कहता है कि इसका खामियाजा उन्हें भविष्य में कभी न कभी भुगतने को मिलेगा ही। मामला हाई प्रोफाइल था तो जल्द ही केस सीबीआई के हाथों में सौंप दिया गया और केस में इतने सारे लूप होल्स होने के कारण नारायण नंबी को आखिरकार 50 दिनों के बाद बेल मिलती है और साल भर के इन्वेस्टिगेशन के बाद सीबीआई अपने रिपोर्ट में यह बतलाती है कि यह पूरा का पूरा केस फैब्रिकेटेड था। जितने भी एक्यूज्ड इस केस में अरेस्ट हुए थे वो सारे के सारे निर्दोष हैं, इन सबको एक साजिश के तहत फंसाया गया था। जो भी इस केस में अरेस्ट हुए रहते हैं उन्हें जनवरी में बेल मिल जाती है, सिवाय मालदीवियन महिला को। उन्हें बेल 1998 में मिलती है। इन सब के बाद केरल के सीएम करुणाकरण मार्च 1995 में अपनी सीएम की कुर्सी खो देते हैं और ओमेन चंडी केरल के नए सीएम बनते हैं। और फिर 1995 में केरल गवर्नमेंट इसरो स्पाई केस को रीओपन करने के लिए फिर से सुप्रीम कोर्ट जाती है, जहां सुप्रीम कोर्ट सीबीआई रिपोर्ट को तथ्य मानते हुए केरल गवर्नमेंट को खूब खरी खोटी सुनाती है और इस केस को निरस्त कर देती है। हवा का रुख मोड़ना नारायण नंबी के लिए फिर से तब शुरू होता है जब भारत में 2014 में बीजेपी की सरकार आती है और सुप्रीम कोर्ट 2018 में केरल गवर्नमेंट को नारायण नंबी को 1 करोड़ रुपए देने का ऑर्डर देती है और जिन 17 पुलिस वालों ने झूठे केस में फंसाने की कोशिश की थी उन पर इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश देती है। इसी में एंटीसिपेटरी बेल फाइल करते उस समय केरल के डीजीपी सीबी मैथ्यूज बतलाते हैं कि उस समय केरल पुलिस आईबी के हाथों बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड था नारायण नंबी को गिरफ्तार करने के लिए। रशियन स्पेस राइटर हैरी अपनी बुक में कहते हैं कि यह अमेरिका की कॉन्स्पिरेसी थी इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को रोकने के लिए। इसी केस का अपडेट अभी 15 दिसंबर को आया। जिन 17 पुलिस वालों पे इन्वेस्टिगेशन बैठी थी वो सारे केरल हाई कोर्ट के एंटीसिपेटरी बेल के कारण बचे हुए थे। इसी को हटाने के लिए सीबीआई केरल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है और इसकी हियरिंग अभी चल रही है।